मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें। हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, यह सभी को पता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपमानजनक टिप्पणियां उचित नहीं। जिस तरह से कंगना रनौत ने हमारे देश के नामी गिरामी अधिवक्ता और स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू, जिनका जन्म 6 मई 1861 को हुआ था और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो देश की धरोहर थे। वो अलग बात है कि तरह तरह की आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यह अच्छी राजनीति में बुरी विचारधारा। अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस ने कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रनौत ने कहा कि मोतीलाल नेहरू अपने समय के अंबानी थे। शायद कंगना रनौत को यह पता नहीं कि मोतीलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति भारतवर्ष में दान कर दी थी। कांग्रेस ने कंगना रनौत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक और टिप्पणी के लिए अभिनेता और मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ शनिवार को चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि कंगना रनौत ने मंडी में सरका घाट में एक सार्वजनिक बैठक में बोलते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक और टिप्पणी का इस्तेमाल किया है। स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना व्यापारी से करके सभी सीमाएं लांघ दी। कंगना रनौत को नहीं पता कि मोतीलाल नेहरू का इस देश में क्या योगदान रहा है और उन्होंने इस देश में क्या क्या किया है। उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई इस देश को निछावर कर दी थी। उनके लिए इस तरह के शब्द, उन्हें व्यापारी कहना ठीक नहीं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कानूनी विभाग के राज्य संयोजक धनंजय शर्मा और धीरज ठाकुर द्वारा दायर की शिकायत में कहा गया कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू की तुलना देश के शीर्ष व्यवसायियों में से एक से करने की कोशिश की है। सरकार घाट में एक चुनावी रैली के दौरान कंगना रनौत ने कांग्रेस पर हमला किया था और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू को अपने समय का अंबानी कहा था। वारी कंगना जी, क्या बात है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपने समय के अंबानी थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनकी संपत्ति कहां से आई। वह अंग्रेजों के करीबी थे और उन्हें संपत्ति कहां से मिली, यह अभी भी एक रहस्य है। जबकि कंगना को यह नहीं पता कि वो इतने बड़े बैरिस्टर थे कि उनके एक एक जजमेंट पर उन्हें अच्छी खासी धनराशि प्राप्त होती थी। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि जवाहरलाल नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने। वाह, क्योंकि वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थे। अभिनेता ने कहा, जब मैं वंशवादी शासन के इस दीमक ने इस देश को संक्रमित कर दिया। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि कंगना ने संजय गांधी पर भारत में जबरदस्त नसबंदी शामिल होने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और उन लोगों पर निजी हमला है जो अब जीवित नहीं है।
उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और यहां तक कहा कि कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह जो मंडी से पार्टी के उम्मीदवार हैं वो उन्हें कार्टून कहा। कांग्रेस ने शिकायत में कहा कि कंगना को आगे किसी भी चुनाव प्रचार में भाग लेने से रोकने की मांग की गई है। पिछले कुछ सालों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमले के लिए जिस तरह के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सरदार पटेल का इस्तेमाल किया जा रहा है वह अपूर्वभूत है। व्हाट्सएप संदेशों में यह बात तेजी से फैल रही है कि सरदार पटेल और नेहरू एक दूसरे के विरोधी थे। हम आपको बताते चलें, पटेल ज्यादा काबिल थे और प्रधानमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था। यह प्रचार आमतौर पर आरएसएस और उनके जुड़े संगठनों की ओर से होता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में अपने हालिया संबोधन में कहा कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर जैसी समस्या हल हो गई होती। भारत की आजादी का दिन करीब आ रहा था और मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा हो रही थी। अगस्त 1947 को नेहरू ने पटेल को लिखा, कुछ हद तक औपचारिकता निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के एक मजबूत स्तंभ है। पटेल ने 3 अगस्त को नेहरू के पत्र के जवाब में लिखा था, आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमेशा जो अनुराग और प्रेम रहा था, लगभग 30 वर्ष तक हमारी जो अखंड मित्रता है उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। यह शब्द थे पटेल के। सरदार पटेल के बारे में कितना जानते हैं आप? आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी जीवन के लिए आपके अधीन होगी। यह सरदार पटेल ने कहा था। आपको उसका श्रेय सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष में नहीं किया है। हमारा सम्मेलन और संयोजन अटूट और अखंड है और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। पटेल ने कहा था कि नेहरू हमारे नेता हैं। पटेल की ये भावनाएं सिर्फ औपचारिकताएं नहीं थी। अपने मृत्यु के करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने नेहरू को लेकर जो कहा था वो किसी वसीयत की तरह है। 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने गए पटेल ने अपने भाषण में कहा कि अब चूंकि महात्मा हमारे बीच नहीं है, नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इनकी घोषणा भी की थी। अब यह बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें और मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि नेहरू और पटेल में मतभेद नहीं थे, लेकिन मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह के शब्द थे पटेल के। पटेल यथार्थवादी थे जबकि नेहरू एक स्वप्नदर्शी राजनेता। पटेल की पकड़ संगठन पर ज्यादा थी, लेकिन देशव्यापी लोकप्रियता में नेहरू का कोई मुकाबला नहीं था। दोनों ही गांधी के शिष्य थे और यह गांधी का ही फैसला था कि नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाले। वो नेहरू की दृष्टि और वैश्विक स्वीकार्यता को लेकर अस्वस्थ थे। एक प्रचार यह भी चलता है कि नेहरू वंश ने राज किया है जबकि पटेल के परिवारजनों को भुला दिया गया। हकीकत यह है कि नेहरू ने जीते जी अपनी एकमात्र संतान इंदिरा को संसद का मुंह नहीं देखने दिया। मंत्री पद की तो बात ही क्या, वे नेहरू की सहायक के रूप में
ही सक्रिय रही। 1959 के दिल्ली अधिवेशन में भी कांग्रेस की अध्यक्ष जरूर चुनी गई थी, लेकिन 1960 में ही इस पद पर नीलम संजीव रेड्डी आ गए थे। 1964 में नेहरू की मौत के बाद कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को राज्यसभा भेजा। इस तरह से पहली बार सांसद नेहरू की मौत के बाद बनी। राज्यसभा की इस गूंगी गुड़िया को कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रधानमंत्री बनाया था, ना कि नेहरू ने। इसके उलट 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू ने उनके बच्चों के लिए लगातार चिंतित रहे। मणिबेन सरदार पटेल के लिए उसी तरह थे जैसे कि इंदिरा नेहरू के लिए। 1952 के पहले ही आम चुनाव में नेहरू जी ने उन्हें कांग्रेस से टिकट दिलाया। वे दक्षिण केरला लोकसभा क्षेत्र में सांसद बनी। 1957 में वे आणंद लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई। 1964 में उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा। वे 1953 से 1956 के बीच गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और 1957 से 1964 के बीच उपाध्यक्ष रही। इस तरह नेहरू के रहते मणिबेन को कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिला। यही नहीं, नेहरू के समय ही सरदार पटेल के बेटे दादा भाई पटेल को भी लोकसभा का टिकट मिला। वे 1957 और 1962 में लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए। फिर 1973 में अपनी मौत के समय राज्यसभा सदस्य रहे। यानी एक समय ऐसा था कि जब सरदार पटेल के बेटा और बेटी दोनों ही एक साथ लोकसभा और राज्यसभा में थे। भाई बहन के लिए ऐसा सहयोग वंशवादी नेहरू ने ही निर्मित किया था, जिन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को जीते जी कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने दिया। कश्मीर के मुद्दे पर भी यह बताने का प्रयास होता है कि अगर पटेल की चलती तो वे बल प्रयोग कर कश्मीर को भारत का हिस्सा बना देते, जबकि नेहरू की उदारता भारी पड़ गई। हकीकत यह है कि संघ के निशाने पर सार्वधिक रहे अनुच्छेद 370 के मुख्य शिल्पकारों में सरदार पटेल भी थे। इस तरह से जो कुछ उस बीच में घटा है और उसको लेकर जो तोड़ मरोड़ के बातें की जा रही हैं, यह अच्छे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हम आपके सामने वो सब्जेक्ट भी लेके आएंगे कि सरदार पटेल और नेहरू के आगे संबंध किए थे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करके अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।